गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 17 अगस्त है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। उन सारी न्यूज़ों पर आज हम लोग नज़र रखेंगे और आज अंत तक बने रहिएगा। बहुत से न्यूज़ आज है आप लोग को पीटी फैक्ट देगा, मेंस फैक्ट के तौर पर यूज होगा और इंटरव्यू में यहाँ से बहुत से प्रश्न आने वाले इंटरव्यू में किए जा सकते हैं। तो इसको लेकर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। नए नए प्रयास किए जा रहे हैं हमारे द्वारा जिससे आपका इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। उस डेवलपमेंट के प्रोग्राम में आप लोग सहयोग कीजिएगा ताकि अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। साथ ही युक्ति है इसका ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in पर भी, और हमें वहां पा सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए, कैबिनेट जो मंजूरी मिली है बहुत से योजनाओं को, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। कामगारों का जीवन संवारने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया है। बहुत सी योजनाएं पर वित्त आवंटन किए गए। ध्यान रखिएगा कि पीएम ई बस योजना लाया गया जिसमें 181 शहरों की इलेक्ट्रॉनिक बस चलेगी, जिस पर 57,613 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यहाँ से डायरेक्ट पीटी फैक्ट प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना चलाई जाएगी जिसमें 2339 किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी और इसमें 32,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो पहले चला जाता था ढांचागत सिस्टम मजबूत करने के लिए चलाया जाएगा, जिसमें 14,903 करोड़ का आवंटन किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना जिसमें 13,000 करोड़ का आवंटन किया गया, जिसमें पारंपरिक कामगारों को मदद दिया जाएगा। इस प्रकार के पीटी फैक्ट आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया जो देश के ढांचागत विकास और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक सुरक्षा जुड़ी कुल लगभग ये आपको 1,18,013 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है, जिसमें सबसे अधिक किसमें दिया गया है 57,600 जो 613 करोड़ है ई बस सेवा को। तो आपको यहाँ से पीटी फैक्ट यह भी पूछा जा सकता है। अब मंत्रिमंडल के बैठक में निर्णय लिया गया है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष कामगारों के लिए 13,000 रुपये विश्वकर्मा योजना के तहत दिया गया है, जिसमें बहुत से लोगों को शामिल किया जाएगा। देश के ढांचागत विस्तार के लिए, व्यापक विस्तार के लिए, आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। 18 प्रकार के कामगारों को और शिल्पकारों को कुशलता बढ़ाने के लिए पीएम किसान आपको विश्वकर्मा योजना लाया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्या दिया जाएगा, इससे 30 लाख 5 साल में 35 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। परिवारों को क्या होगा, व्यक्ति योजना लाभ करेगा। कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण को प्रति डे आपको 500 रुपया भी दिया जाएगा। आधुनिक किस्म के टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। और नेक्स्ट लेवल पर एडवांस कौशल परियोजना लाया जाएगा जिस पर हम एडवांस कौशल विकास कर पाएंगे। एडवांस कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कारीगर कॉमन सर्विस सेंटर जो सीएससी है, जो पहले से चली आ रही है, उससे माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकता है और अपना अपना रोजगार के अन्य साधन विकल्प तलाश कर सकता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार आज सहयोग करेगी जिसमें, लेकिन पूर्ण वित्तीय सहायता केंद्र के द्वारा होगा। इन योजनाओं को क्या करेगी, केंद्र कोऑर्डिनेट करेगी। ध्यान रखिएगा, राज्य इसको अपने योग से सहयोग करेगी और जिसका वित्त आवंटन केंद्र ही करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। घरेलू और वैश्विक सप्लाई चेन के तौर पर विश्वकर्मा कारीगरों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 18 प्रकार का नाम है, जिसमें आप एक बार नाम जरूर देख लीजिएगा। अब बहुत से नाम दिए गए, तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं मान लीजिए विश्वकर्मा समूह में कौन से कामगार शामिल नहीं है, तो आपको यहाँ से प्रश्न पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है कौन नहीं है। तो आप ये 18 को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बस इतना से ही काम चल जाएगा, याद हो जाएगा। बढ़ई लोग हैं, नाव निर्माता, अस्त्र बनाने वाले हैं, लोहार है, हथौड़ा टूल किट निर्माता है, ताला बनाने वाले, गोल्ड स्मिथ जो बनाते हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार है, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले लोग हैं, मोची है, जूता कारीगर है, राजमिस्त्री है, टोकरी चटाई या इस प्रकार के जो
पारंपरिक पारंपरिक जो निर्माण करते हैं वस्तुओं का वो हैं। साथ ही नाई माला बनाने वाले हैं, नाई भी है, माला बनाने वाले धोबी है, दर्जी है, मछली है, पकड़ने वाले जाल बनाने वाली योजना को लाभ में शामिल किया गया है। तो विश्वकर्मा योजना जो मुख्यतः क्या करता है, उन वर्गों को शामिल करता है, उन वर्गों को, उन समूहों को शामिल करता है जो सबसे निचले पायदान पर है। और सरकार की यही कल्याणकारी योजना बेहतर प्रबंधन के साथ अगर लागू हो जाती है तो सशक्त होता है राज्य, सशक्त होता है सशक्त होता है समाज, सशक्त होता है राज्य और सशक्त होता है देश। इस 3 कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। इन सब चीज़ों को लेकर आगे हम बात करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, मल्टी प्रोजेक्ट भी लाया गया है। आगे हम चर्चा करें रेल मल्टी जो ट्रैकिंग परियोजना है उस पर हम नेक्स्ट अभी टॉपिक में चर्चा करेंगे। साथ ही याद रखिएगा ई बस का आवंटन किया गया। बस 169 शहरों के लिए बस इलेक्ट्रॉनिक बस लाया जा रहा है। तो 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बस को चलाया जाएगा छोटे बड़े शहरों में। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित आपको पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केवल पीटी फैक्ट के तौर पे इसे याद रखना है और आगे हम बात करेंगे। देखिए एक पीटी फैक्ट को ये भी ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही करीब चंद्रयान थर्ड आ चुका है। चंद्रमा जो हमारा चंद्रयान थर्ड है वो चंद्रमा की सतह से बहुत करीब आ चुका है, 153 किलोमीटर से दूरी पर रह गया है। तो यह चंद्रयान थर्ड है, अंतिम बार अपनी कक्षा में बदलाव करेगा। और यह कब आने वाला है, अपने चंद्रयान कब पैड अपना लॉन्च करेगा, उतरेगा, लैंडर कब उतरेगा चंद्रमा पर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन सब चीज़ों को लेकर पीटी फैक्ट 23 अगस्त को लैंडर रोवर संरचना की पृथ्वी पर कराई जाएगी और सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो 23 अगस्त हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के तौर पर होने वाला है। सारी देश की निगाहों के साथ साथ विश्व के देशों की निगाहें होंगी। जो भी एजेंसियां हैं, अंतरिक्ष एजेंसियां, उनकी भी निगाहें भारत के इस यान पर है। ध्यान रखिएगा, बहुत सी चीज़ों को भारत मानक के तौर पर सामने ला रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा नज़र बनाए रखिएगा। पीटी फैक्ट के तौर पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो फीट ऊंची 19,400 फीट ऊंची लिकारू, ध्यान रखिए नाम याद रखना आप लोग को है, लिकारू मिगला फुकचे सड़क पर बनाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी बीपीआरओ। जो बीपीआरओ संगठन है, बॉर्डर से जो कंस्ट्रक्शन काम करती है, सड़क निर्माण करती है, अवसंरचना निर्माण करती है, इस लुकारू मिगला फुक्च सड़क। तो मुझे यह बताइएगा, लिकारू मिगला फुक्चे कहाँ पर सड़क, किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में? मुझे यह बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक इसी तरह प्रश्न जब हम लोग अटल सुरंग के संदर्भ में पढ़ रहे थे, अटल सुरंग, ध्यान रखिएगा, अटल सुरंग तो 9.02 किलोमीटर का सुरंग था यह। तो आपको यहाँ से बीपीएससी के पीटी में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे, कितने किलोमीटर है, किस दर्रा से है। तो बीपीएससी प्रश्न यहाँ से पूछती है। इसी तरह यूपीपीएससी भी प्रश्न यह पूछती है, जितने भी स्टेट पीसीएस है यहाँ से प्रश्न पूछती है। यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी की नादानियाँ ये रहता है, क्वेश्चन पूछेगा उसमें पॉइंट बना के दे देगा। तो पॉइंट में यह दर्रा का नाम या ऊंचाई पर जो सड़क बन रहा है उस दर्रा का नाम पूछ सकता है, किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, इससे नाम पूछ सकता है, इसकी ऊंचाई कितनी, यह सब पूछ सकता है। तो ये सब पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। और यह लद्दाख के विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है बनाकर कीर्तिमान कायम कर चुके सीमा सड़क सुरक्षा बल पर यह क्या है, नया नियंत्रण बल जो क्षेत्र है एलएसी है, अर्थात चीन की सीमा से लगी हुई क्षेत्र पर यह नया रिकॉर्ड बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर याद रहना चाहिए आप सभी लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आगे नीचे आ जाते हैं। देखिए रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को स्वीकृत की गई। जो आपको ऊपर में दिखा रहा था पेपर में, उसी की योजना के बारे में 32,500 करोड़ के लागत से लगभग 2339 किलोमीटर का होगा विस्तार। और यह 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को स्वीकृत के तौर पर देख रही है। ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत नए प्रोजेक्ट होंगे, 9 राज्यों को लाभ मिलेगा, जिसमें 35 जिलों तक सीधा फायदा होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के के जिले शामिल होंगे। 35 जो जिले होंगे इन राज्यों से शामिल होंगे। 9 राज्यों का नाम आप लोग को याद रखना है। यहाँ से पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यों के क्रम में कहाँ से योजना चालू है। जैसे आप यूपी के हैं तो यूपी वाले अपना देख लीजिएगा, बिहार वाले देख लीजिए, झारखंड वाले भी देख लेंगे। इतना तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा
अब इसके साथ ही राष्ट्रपति जो माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी ने असम के परिसीमन के अधिसूचना को मंजूरी दे दी। चुनाव होने वाले असम में, तो इससे पहले, चुनाव से पहले परिसीमन आयोग को लेकर चुनाव आयोग को यह जारी कर दिया गया परिसीमन। ध्यान रखिएगा 11 अगस्त को चुनाव आयोग ने नए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन का अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के 126 सीट और लोकसभा क्षेत्र के 14 संख्या बदलाव में नहीं किया गया। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, परिसीमन क्या होता है, परिसीमन क्या होता है, इसका गठन कब किया जाता है, अब तक कितने परिसीमन गठित किए गए हैं, नवीनतम परिसीमन का अध्यक्ष कौन रहे हैं। ये सब प्रश्न आपको पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि मुझे 64 बीपीएससी के इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा गया था कि परिसीमन आयोग क्या होता है, परिसीमन आयोग से संबंधित कब कब गठित की जाती है, क्या वर्तमान में लगातार परिसीमन आयोग जो गठित हो रही है। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से कवर करना है, कोई भी प्रश्न को इजी नहीं लेना है। तो चलिए इनको भी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को विस्तार दिया गया, 14,900 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है। तो इसके लिए ध्यान रखना है क्या कि कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें विस्तार करते हुए 14,900 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। विस्तार इसका 21-22 के वित्तीय वर्ष से शुरू होते हुए 25-26 के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए होगा। तो वित्तीय वर्ष कब सुधार किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, यहाँ से आपको पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी आप लोगों को चीज़ें तैयार रखनी है। सभी प्रकार के अनुवाद, शासन, भाषण टूल्स के शुरुआत करेगा। जितना भारतीय भाषाएं हैं संविधान में, उसको क्या करेगा, अनुवाद करने की सुविधा देगा। बहुत से लगभग 6.5 लाख IT प्रोफेशनल का भविष्य इससे टिका हुआ है, इससे जोड़ा जाएगा। 2.60 लाख लोग सूचना और सूचना से शिक्षा जागरूकता प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित होंगे। और बहुत सी योजना, जिसमें उमंग ऐप का मैं लगातार चर्चा करता था पहले, याद है, जो पुराने स्टूडेंट है, मैं उमंग ऐप के बारे में चर्चा करता था। यह देश का एकमात्र ऐसा ऐप है जो हमें सार्वजनिक उपकरण को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन देता है। जैसे वन स्टॉप सॉल्यूशन देता है उमंग में, ध्यान रखिएगा, 1700 सेवाएं उपलब्ध है, जिसमें आम नागरिकों के लिए, ध्यान रखिएगा, अब 540 और ऐड कर दीजिए, तो लगभग 2340 सेवाएं आपको उपलब्ध होंगी इस ओनली ऐप में। इस इतना बेहतर और इतना उम्दा ऐप है, इसे आप लोग जरूर यूज़ कीजिएगा। हर परियोजनाओं का लाभ आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, उमंग ऐप का उपयोग करना चाहिए, आप लोगों को जरूर डाउनलोड करना चाहिए। सरकार के कुछ ऐप हैं, जैसे मैंने माई गवर्नमेंट ऐप की चर्चा किया था, उमंग ऐप की चर्चा किया हूँ। पुराने स्टूडेंट को पता है कैसे क्या करना है, नए स्टूडेंट है तो थोड़ा सा क्या करना है, उसको अपग्रेड करते रहना है। फिर नेशनल कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर मिशन है, जिसमें 9 नए सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे, और साथ ही ध्यान रखिएगा 18 नए कंप्यूटर इसमें ऐड हो गए, टीयर 2 और टीयर 3। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा टीयर 1 शहर क्या होता है, टीयर 2 शहर कौन होता है, टीयर 3 शहर कौन होता है। इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास कीजिए और लगातार उत्तर दीजिए। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप लोग इतना सेल्फिश क्यों हो जाते हैं, मुझे यह समझ नहीं आता है कि केवल ज्ञान को बोल देने मात्र से अगर ज्ञान अर्जित हो जाता है अभी वर्तमान समय में, आप लोग तो प्राचीन काल के युवा वर्ग तो हो नहीं कि इतनी बौद्धिकता उत्कृष्ट हो, इतना सामाजिक दायित्व रहता है, इतना पर्सनल प्रॉब्लम्स होता है, ये बार बार रिकॉल करना होता है। मैं बार बार बोलता हूँ प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो दीजिए, लाभ आपका ही होगा। अब साइबर सुरक्षा को लेकर पाठ पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनको लेकर एक चीज़ और याद रखिएगा कि आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न कैसे क्रिएट किया जाता है, यहाँ मेंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको मेंस ओरिएंट भी कवर करना है, ठीक है ना। यह जीएस पेपर 2 में जाएगा, सॉरी जीएस पेपर 2 नहीं, जीएस पेपर आपको 3 में जाएगा, नवीन नवाचार कॉन्सेप्ट में जाएगा। और 2 से आपको क्या पूछेगा, सरकारी योजनाओं, सरकार की नीतियों में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कैसे सहयोगी बनाए। तो आपको उमंग ऐप का चर्चा करना, उमंग ऐप से प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, पीसीएस में भी प्रश्न पूछा है, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए एक पीटी फैक्ट और भी आपको है, गांधीनगर पहुंचे WHO के महानिदेशक घेब्रेयेसस ने किया डांडिया। तो ये सब टॉपिक है, पर याद रखिएगा वर्तमान में जो WHO के महानिदेशक है, आपको टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस जो भारत में आए हैं, इनको है ना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको तुलसी भाई नाम से संबोधन किया गया। तो प्रश्न पीटी फैक्ट के तौर पर यह भी पूछा जा सकता है। और ये ध्यान रखिए, लास्ट जो ईयर भारत में बैठक हुई, उस दौरान
उस दौरान वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन 2022 में भाग लेने ये आए थे WHO महानिदेशक। तो ध्यान रखिएगा, इनको ही उसी मंच पर इनको तुलसी भाई का संबोधन दिया गया था। और ये सब चीज़ें आपको पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है, किसे संबोधन में निक नेम तुलसी भाई बोला गया है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। वर्तमान में WHO के कौन महानिदेशक है। चलिए, एक प्रश्न आपको यहाँ से लगातार अभी विवाद चल रहा है 370 को लेकर, संवैधानिकता को लेकर। जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता हम लोग इसका उत्तर नहीं ढूंढ सकते, है ना। इस पर फिलहाल इस पर कुछ चर्चा जरूर कर सकते हैं, जिससे टर्मोलॉजी क्या यूज हुआ जा रहा है। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा आपको, ठीक है ना, जिसमें राज्य के क्षेत्राधिकार आते हैं, आर्टिकल 2, 3, 4 जिस पर चर्चा की जाती है, तो उससे संबंधित टॉपिक को कवर करेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कौन कौन से चीज़ों को ध्यान रखना है, किन किन मुद्दों पर ध्यान रखना है। क्या 370 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा तो उसके राज्य के स्टेटस को चेंज किया जा सकता है, इसका प्रश्न है। साथ ही साथ देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के समतुल्य हो सकता है, इस पर एक परिचर्चा इस बहस में चल रही है। तो बहुत ही लैंडमार्क यह निर्णय आएगा, जब भी आएगा इस पर निर्णय लैंडमार्क होगा और आने वाले नियमों के लिए भविष्य तय करेगा। क्या आपातकाल के दौरान किसी राज्य के स्टेटस को चेंज किया जा सकता है, या उसकी संवैधानिकता का आधार क्या है चेंज करने का, उन सारे आयामों को यह कवर करेगा। तो लैंडमार्क होने वाला यह जजमेंट, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छे से करना है। जिसमें 19 दिसंबर 370 हटाने के फैसले को चुनौती दी गई, जबकि राज्य में 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगाने और उसे 3 जुलाई 2019 तक 6 महीने के लिए बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी गई है। पर प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के द्वारा यह सवाल किया गया कि क्या संसद 356 राष्ट्रपति शासन लागू रहने के दौरान एक कानून जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू कर सकती है। तो जवाब में उनके वकील जो थे, जो रिट दायर किए, उनके द्वारा बोला गया, संसद संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के सभी सीमाओं में रहते हुए कानून पारित कर सकती है। अर्थात यह बाध्यता नहीं है कि कानून अनुच्छेद 3 और 4 के संदर्भ में हम केवल अनुच्छेद 356 को देखें, पर 3, 4 के सभी सीमाओं में रहते हुए बात की जा रही। तो सीमा क्या है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अनुच्छेद जो 4 है, ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड कलर पेन कर दो। अनुच्छेद जो 3 है, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किन्हीं 2 राज्यों में विभाजित कर सकते हैं राज्यों को, 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। उसे किसी क्षेत्र में किसी और राज्य के संबंध में जैसे तमाम फैसले ले सकती है। अर्थात 3 के आधार पर राज्यों की संरचना उसकी सीमा के तौर पर, उसके नाम के तौर पर, उसके कार्य के तौर पर परिवर्तित कर सकती। एक तो संविधान का रूप यह कार्य हुआ। दूसरा, वह किसी भी राज्य की सीमाएं बढ़ाने, कम करने या उस पर राज्य का नाम बदलाव करने के फैसले भी ले सकती इस आर्टिकल के तहत। वहीं अनुच्छेद 4 के तहत वो क्या कर सकता है, पहली अनुसूची में बदलाव की अनुमति होती है, जैसे राज्यों के नाम बदले जा सकते हैं। चौथी अनुसूची से प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा सीटें आवंटित की जा सकती है, अलॉट किया जा सकता है। तो यह कहीं ना कहीं क्या होता है, केंद्र अभिमुख आर्टिकल है, जहाँ पर केंद्र सशक्त है। तो सशक्त केंद्र को इसलिए बनाया गया है ना, कि राज्य संघवादी स्वरूप में हम केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध को स्थापित कर सकें। साथ ही साथ अगर सामाजिक और प्रशासनिक आधार पर अगर लगे केंद्र को कि किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो यह हस्तांतरण का रूप वो अपना सकती है। अब ध्यान रखिएगा, धवन ने कहा, जो वकील है, उनके द्वारा कहा गया 3, 4 के तहत अनिवार्य सत्य है कि मौजूदा राज्य के नाम या सीमा बदलने के संबंध में राज्य की विधानसभा को मामला भेजना होगा। तो विधानसभा के पास मामला जरूर भेजना है, यह तो तय बात है। क्या उस जो भी मामला जाएगा आर्टिकल 3, 4 के संदर्भ में, तो क्या विधानसभा को इतनी शक्ति है कि उस बिल को रोक सकती है? जो भी बिल जाएगा उसके पास, राज्यों के नाम परिवर्तन से संबंधित या तो किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो क्या विधानसभा को इस पर अधिकार प्राप्त है? तो इस पर अधिकार नगण्य के स्थिति में
राज्य अगर राज्य की विधानसभा कुछ अधिक समय के लिए अनिश्चित काल के लिए रखती है तो केंद्र सरकार उसको क्या कर सकती है, अपने अनुसार उसे पारित करवा सकती है। कुछ सुझाव देती है उस बिल पर तो केंद्र सरकार उस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो बाध्यता अनिवार्यता के रूप में नहीं है इस एक्ट में लागू की गई। तो केंद्र देखने को मिलेगा, केंद्र में शासन हो या ना हो तो भी वह क्या कर रहा, केंद्र में विधानसभा में, राज्य में सरकार चल रही है, विधानसभा चल रहा है, फिर भी केंद्र को शक्ति इस चलते हुए प्रक्रिया में भी सर्वाधिक है। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू है तो क्या केंद्र ऐसे ही और भी सशक्त हो जाता है? तो यह जो कानून लाया गया, बदलाव किया गया, क्या वो सही है या नहीं है, इसी वैधानिकता को चेक करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी डिसीजन आएंगे केंद्र अभिमुख ही आएंगे, क्योंकि दोनों ही स्थितियां में केंद्र ही अब मजबूत है ना। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो बातें मैं कर रहा हूँ कि मान लीजिए राज्य विधानसभाएं चल रही हैं, केंद्र केंद्र कोई बिल देता है, मान लीजिए बिहार राज्य को ही मान लूँ मैं बिहार में कोई परिवर्तन करना चाहता, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, तो ध्यान रखिएगा केंद्र इसके क्षेत्र में परिवर्तन के लिए बिहार राज्य की विधानसभा में भेजी थी। जैसे यूपी में, वैसे ही उत्तराखंड में आपको यूपी में और फिर एमपी में भेजी थी। तो ध्यान रखिएगा इसके राय को मानने के लिए, विधानसभा की राय को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। वो राय देगी तो राय को, जैसे हम लोक धन विधेयक के मामले राज्य सभा को कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है, वैसे ही इसका मामला है। तो क्या यह समझने का प्रयास कीजिएगा, तो जब राष्ट्रपति शासन लागू है वहां पर, तो क्या केंद्र और सशक्त नहीं हो जाता? तो बिल्कुल हो जाता है। तो इसी की वैधानिकता के संदर्भ में चीजें स्पष्ट होगी आने वाले समय में। तो एक बात इनके द्वारा बहुत अच्छा बोला गया, इसे समझने का प्रयास कीजिए। विधानसभा का विकल्प संसद नहीं हो सकती है, न ही राज्यपाल का विकल्प राष्ट्रपति हो सकता है। हालांकि ये संदर्भ कब लागू होता है? समान स्थिति में लागू हो सकता है। समान स्थिति में जब विशेष तौर पर जब आपके यहाँ आपातकाल लागू कर दिया जाए किसी क्षेत्र विशेष में या देश में, या राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, तो इसका अर्थ उलट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ को समझिएगा। आने वाले डिसीजन का वेट करेंगे हम लोग, जो केंद्र उन्मुख जरूर होगा। ध्यान रखिए केंद्र उन्मुख होना चाहिए मेरी समझ से, नहीं तो क्या होगा, राज्यों का जो संगठितकरण है ना, व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी इसको लेकर। क्योंकि किसी भी स्थिति में केंद्र अभिमुख होगा तो ही तो हम संघवादी प्रवृत्ति को स्थापित कर पाएंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वेबसाइट विजिट कीजिए। बहुत से टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराए गए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री टेस्ट है, फ्री आपको पीडीएफ दिए जा रहे हैं। तो आप जाके देखिए, एक बार विजिट तो कीजिए सही। आपको बहुत से लो प्राइस में 499 में आपको 250 टेस्ट बीपीएससी का दिया गया। इससे सस्ता इंडिया में आपको कुछ चीज़ नहीं मिलने वाला है। ऑथेंटिक चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएगी, बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल आपको अवेलेबल है। बस आप लोग चाहेंगे लाभ लेना तो ना, बड़े बड़े संस्थानों के पीछे भागे पड़ते हैं। मैं किसी संस्थान का केस स्टडी कर रहा था जहाँ पर हमारे बनाए हुए मटेरियल को ही बनाया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है, और उस पर धनाधन आप लोग बैच खरीदे जाते हैं। जो चीज़ अपना हम लोग ओरिजिनल दे रहे हैं, मैंने आप लोग शुरू में ही बताया था, ह्यूज एक्सपीरियंस हम लोग लिए हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म, उसका निचोड़ आपको युक्ति आई इस पर दिया जा रहा है। तो जो निचोड़ होगा सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा ना, सर्वश्रेष्ठ होगा। तो आप इस चीज़ को समझिए, आपको टेस्ट कराया जा रहा है, टेस्ट के लिए जाके देखिए टेस्ट पैकेज कितना, 129 प्रकार के टेस्ट आपको युक्ति आई इसके प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो आप इसका लाभ लीजिए। बहुत से बैचेज चलाए जा रहे हैं, अब हम लोग और भी बड़े होंगे, परिवार बड़ा किया जा रहा है, कुछ टीचरों को हायर किया जा रहा है। जल्द ही आप लोगों की समस्या जो क्लास को लेकर है उसको समाप्त किया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को लेकर हम जल्दी और भी इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं। नेहरू स्मृति संग्रहालय का नाम बदला गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया। तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस इस पर चिढ़ गई है। चिढ़ेगी क्यों नहीं भाई, नाम हटा दिए हो तो। ध्यान यह रखिएगा कि जो इसके संग्रहालय को बनाने वाले लोग हैं, निपेंद्र मिश्र, उनके द्वारा कुछ बातें रखी गई है जिसको आपको जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। केवल एक आधार पर हम चीज़ों को नहीं समझ सकते ना। और कायदे से देश का प्रधानमंत्री देश का होता है, ठीक है ना।
सॉरी, जो प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का जुड़ा होता है, वो देश का प्रधानमंत्री, किसी का द्वारा यह दावा नहीं किया जा सकता है कि वो हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लीजिए आप लोग। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री समग्र हैं, अगर किसी एक विशेष के नाम पर उस संग्रहालय का नाम है, तो अन्य प्रधानमंत्री जो हैं उनके नामों पर है ना थोड़ा सा कठोरा आघात लगता है, उनकी थोड़ा सा वरीयता कम हो जाती है। और जबकि प्रधानमंत्री पद सभी पद समान होते हैं, वो व्यक्ति नेहरू क्यों नहीं बना, उस पर क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बन रहे हो, क्यों नहीं वो उस पर कोई और व्यक्ति विशेष आगे आने वाले समय बनेगा। पद समानांतर की व्यवस्था को अपनाता है ना। व्यक्ति विशेष के कार्य, उसके कार्य दायित्व में जितनी विशालता होगी उसका उसका नेतृत्व पर कार्य करेगा ना। पर पद बराबर है, समान है, तो सभी व्यक्ति विशेष को इस पर समान रूप से बराबरी का हक मिलना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है पीएम संग्रहालय का। और इसे जो लोग बनाए हैं उनके बातों को समझिएगा। नपेंद्र मिश्र जो क्या कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू का स्थान कम नहीं किया गया, बल्कि परिसर का विस्तार उनकी उपलब्धियों को अधिक प्रदर्शित करने के साथ अन्य प्रधानमंत्रियों को भी सम्मान दिया गया। जो इस पर एक विवाद नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। नृपेंद्र मिश्र की नज़र में जो इस संग्रहालय के सृजन करता है, उनके ही अंडर सारा कार्य किया गया है। यह कदम सिर्फ नेहरू नहीं बल्कि सभी पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान को उचित सम्मान देने वाला। अभी मैं क्या बोला, पद बराबर होता है ना, पद में सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे नेहरू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे आपको लाल बहादुर शास्त्री इम्पोर्टेंट है, वैसे इंदिरा गांधी इम्पोर्टेंट है, वैसे लाल गुलजारी लाल नंदा है, नरसिम्हा राव है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी। तो पद प्रतिष्ठा के आधार पर समानता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऐसा स्वरूप दिया गया जिससे देखकर नई पीढ़ी जान सके कि अब तक के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया, उत्थान के लिए देश में क्या योगदान किया गया, देश हित के लिए प्रति सम्मान बढ़े। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनके योगदान को बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया गया। इससे बेहतर और क्या उदाहरण मिल सकता है कि हम समानता के आधार पर चीज़ों को स्थापित किया। एक्चुअली दर्द क्या है, मैं स्पष्ट तौर पर ये बातें बोल दूँ कि हमारे देश में है ना, हमारे देश में एक बहुत गलत कीड़ा घूम रहा है, कीड़ा घूम रहा है, जिसमें यह बात की जाती है देश का भला, समाज का भला, परिवार का भला किसी एक के माध्यम से ही होता है। यह है ना अहम भाव, यह बहुत खतरनाक कीड़ा है। आप व्यक्ति विशेष के तौर पर अगर यह समझते हैं कि केवल आपसे आपका परिवार बना है, तो यह बिल्कुल गलत समझते हैं। इसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर समाज में कुछ बदलाव आ रहा है और आपको यह लगता है कि केवल आपके कार्य से बदलाव आ रहे हैं, तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है। इसके समाधान आपको ढूंढने चाहिए। बहुत से लोगों का इसमें प्रयास होता है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इसमें योगदान करता है। वैसे ही देश की बात है, इसे समझिएगा। इन सभी को केस स्टडी के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। वीडियो एनालिसिस कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मणिपुर हिंसा में जांच, सीबीआई 29 महिलाओं सहित 53 अधिकारी तैनात किए। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। सरकारी नीतियों में साथ के साथ सीबीआई से संबंधित चीज़ों को पूछा जा सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अब देखिए कि इसके जो घनश्याम उपाध्याय को इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसे जो सीबीआई जांच चल रही है, घनश्याम उपाध्याय, तो नाम याद रखिएगा। इसमें महिला महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी शामिल किए, जिसमें 2 महिलाएं लवली कटियार और निर्मला देवी शामिल हैं। तो इनको लेकर थोड़ा सा पीटी फैक्ट याद रखिएगा। महिलाओं के अत्याचार को लेकर जो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं मीनाक्षी नेगी, उनके द्वारा मणिपुर में एक उच्च स्तरीय समिति भेजी, जिससे प्रभावित लोगों को मुलाकात की जाएगी और भी बातें की जाएंगी। भारतीय इतिहास के उन काले पन्नों में मणिपुर घटना शामिल है। ठीक है ना, मणिपुर घटना शामिल है, जिसको हम किसी भी तथ्य के आधार पर नकार नहीं सकते कि जातीय हिंसा हुई है, महिलाओं का शोषण हुआ है, और जो अवसरों का जो हनन हुआ है ना, वो उससे हम छिप नहीं सकते, मुंह चुरा नहीं सकते। तो ध्यान रखना, इसको बेहतर बनाने के लिए सभी शासन प्रशासन को बेहतर संयोजन का आवश्यकता होगा, जिसको लेकर आने वाले समय में हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वेट एंड वॉच करना है, निर्णय क्या आते हैं, उस पर क्या डिसीजन होता है और किस तरह शासन प्रशासन को स्थापित करने के लिए कार्य किए जाते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे पीटी फैक्ट के तौर पर मदन लाल ढींगरा जी का नाम कितने लोगों को पता है? कुछ लोगों को जो केवल कंपटीशन का तैयारी करते हैं और कंपटीशन की तैयारी में केवल इतना ही पीटी फैक्ट पर याद रखते हैं कि मदन लाल ढींगरा मुंबई में जा सॉरी लंदन में जाकर आपको कर्जन वायली की हत्या करते हैं। बस इतना ही लोगों को याद है। क्यों हत्या करते हैं, उनकी ये सफ़र या नामा क्या है, ये सब कुछ चीज़ें याद नहीं, क्योंकि हमारे किताबों में इनको जगह ही नहीं दिया जाता है इन सभी लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह का एक कोटेशन बहुत याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि गाजियों में भूख रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ध्यान रखिएगा, जब तक जब तक हम मनसा रखेंगे कि हमें कुछ विशेष रूप से कार्य करना, उसके लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। इसी प्रकार मदन लाल ढींगरा ने लंदन में जाकर 1909 में आज के ही दिन 17 जुलाई लंदन में जाकर जुलाई 1909 में शाम अंग्रेजी अधिकारी कर्नल वायली की हत्या कर देती है। नींद में सुलाकर बहादुर शाह जफर के कथन को सत्य कर दिखाया था और आज के दिन 17 अगस्त 1909 में मदन लाल ढींगरा जी को फांसी दे दिया। उनकी आज शहादत दिवस है, बलिदान दिवस है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, मदन लाल ढींगरा भारत की अस्थियां जो लाई हैं 25 साल बाद 1976 में, मदन लाल ढींगरा का योगदान क्या है, वो क्यों लंदन गए थे? ठीक है ना, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आ जाएंगे केस स्टडी देखिएगा। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राचीन से यह बोला जाता है देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसी समस्याएं हैं। तो देखिए भ्रष्टाचार का एक नया जीता जागता एग्जाम्पल कि प्रशासनिक अधिकारियों की इतनी निर्लजता हो गई है, जहां पर यह नहीं समझ में आ रहा है कि वर्तमान 21वीं सदी के दौर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की दौर में क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार करके फर्जीवाड़ा करके बच सकते हैं। सोच के देखिए, राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत फर्जीवाड़ा रात में बिछा दिया पुराने और कबाड़ के पाइप और पैसे अर्जित किए होंगे करोड़ों रुपया। तो सोच के देखिए लोग क्या से क्या कर रहे हैं यहाँ पर। आप जब प्रशासनिक अधिकारी बनिएगा तो आपके पास कैसे कैसे समक्ष चुनौतियाँ आएंगी, ठीक है ना। हमारे देश में जो एक कहावत है, चोर को 84 बुद्धि, तो सारी बुद्धियां फेल कर देंगे आप लोग अधिकारी बनिएगा। तो आज से ही केस स्टडी पढ़ते रहिए, कैसे इन सभी चीज़ों से बचना है, ठीक है ना। नए पाइप के जगह इन लोगों ने क्या किया, 60,000 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन के लिए किरानों को लेकर बड़ी फर्जीवाड़े सामने आया राजस्थान में। सोच के देखिए 60,000 करोड़, इतना में तो मैं पूरा इंडिया को जीत, इंडिया में चीज़ें बदल दो, ठीक है ना, इंडिया में बदल दो पूरा। आप लोग को विश्वास नहीं हो, मेरी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई युक्ति आईएएस की, अगर आप लोग को मैं बताऊं तो विश्वास नहीं कीजिएगा। मेरे अकाउंट में मात्र 239 रुपया था। तो मैंने www.yuktiis.in का रजिस्टर्ड नंबर लेने का प्रयास किया था, जो आप लोग हैं ना, तो मैंने पैसे व्यवस्था करके वहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसी स्थिति आई थी जहाँ से मैं शुरुआत किया था, ठीक है ना। आज इतनी स्थिति में ज़रूर पहुँच गया हूँ कि आपको 129 टेस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ अपने ऐप पर। इतने कोर्सेज आपको अवेलेबल करा हूँ सबसे कम रेट में। तो जर्नी 239 से स्टार्ट हुई थी, जब मेरे अकाउंट में यह था कि अब स्टार्ट करना है। मेरे अकाउंट में 239 रुपये थे। तो जब मैं विचार कर सकता हूँ इस लेवल का, तो सोच ली 60,000 करोड़ अगर मेरे अकाउंट में दे दिए जाए सरकार को, तो मैं देश की कैसी छवि बदल सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रकार की प्रवृत्ति करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, पर कुछ लोग देश में ऐसे भी हैं जिनको है ना देश का विकास कराना है, देश की विकास का दायित्व उनके कंधों पर, वही फर्जीवाड़ा करने में लगे हुए हैं। और मेरे पास अभी हमारे स्टॉक में कम से कम 1.5 लाख MCQ सीरीज है। सोच के देखिएगा कि कहाँ 239 रुपये का सफ़र से शुरुआत होते हुए आज हमारे पास स्टॉक में 1.5 लाख MCQ टेस्ट है, ठीक ना, एक दो टेस्ट नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को इतना हाई लेवल पर
कम रेट में ज़्यादा संख्या में आप लोग को टेस्ट दे पाता हूँ। इसको 150 को कम से कम 100 क्वेश्चन भी अगर मान लें यूपीएससी की और अदर स्टेट का 150 क्वेश्चन मान लें तो आप गुना भाग कर लीजिएगा मेरे पास प्रश्नों का संग्रह कितना है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इच्छा हो ना तो कुछ भी किया जा सकता है, अगर इच्छा ही नहीं हो तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर नैतिकता की जिम्मेदारी आपके दिल और दिमाग में है ना कि आपको सर्वोत्तम कैसे देना है, तो ऐसे फर्जीवाड़ा अगर आपके सामने आते हैं तो एक प्रशासक के तौर पर आपकी भूमिका क्या होगी ये आपको तय करनी है कि आप बेहतर समाज, बेहतर देश, बेहतर राज्य, बेहतर देश बनाने में आपका योगदान क्या हो सकता है। इसे समझते हुए इस केस स्टडी को देखिएगा, ऐसे हजारों आपको मिलेंगे। अब देश हित और दल हित के बीच अंतर की स्थिति समझा रहा है, प्रदीप जी के द्वारा समझाया जा रहा है कि इस लेख में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली के प्राचीर से बातें की गई है ना, उनकी बातों को स्पष्टता के तौर पर समझाया जा रहा है। तो चलिए, आज कौन सा दिन है? बुधवार दिन है, बुधवार है ना। तो आज ध्यान रखिएगा आज का कौन सा दिन है कि एक लेख का उत्तर आप लोगों को देना है। इस लेख का निचोड़ क्या कहा जा रहा है, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, इसका अर्थ हम किस संदर्भों में समझे, इसका आपको सिमोप्सी बनाकर 150 से 200 शब्दों में, ज़्यादा नहीं करना, 150 से 200 शब्दों में पीडीएफ बनाकर आप लोग युक्ति आईएएस के कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक ना। इसके लिए युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ऐप में ऐसे देखिएगा आपको चैट बॉक्स बना रहेगा, चैट बॉक्स को ओपन करिएगा तो एक प्लेटफॉर्म ऐसे खुलेगा जिसमें यहाँ पर देखिएगा पिन का ऑप्शन होगा, राइट से लेफ्ट साइड में पिन का ऑप्शन होगा। इस पिन को सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद आपका जो फाइल है पीडीएफ फाइल उसे सिलेक्ट कीजिएगा और सेंड कर दिए। सबसे आसान तरीका है, अगर समझ पा रहे हैं तो समझिएगा, नहीं तो टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना हो। याद कीजिए कुछ दिन पहले मैंने कुछ बातें की थी इस संदर्भ में। देश में भ्रष्टाचार हम तभी समाप्त कर सकते हैं जब राजनीतिक और प्रशासनिक आधार पर नैतिकता के मूल्य अधिक होंगे। जब टॉप लेवल का पदाधिकारी और नेतृत्वकर्ता अगर बेहतर प्रबंधन करने की इच्छा रखते हैं तो उनको पहले नैतिक होना पड़ेगा। नैतिकता के आधार पर उनको भ्रष्टाचार के जो पहले से चले आ रहे प्रचलन को तोड़ना होगा। तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री है, वर्तमान जो लोग हैं, वो इसी प्रकार से चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, परिवार और तुष्टीकरण जैसी कुरीतियाँ देश को खोखला कर रही हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। तो ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार कोई हवाई वाली चीज़ें, जादूगरी वाली चीज़ें ला रही हैं और भ्रष्टाचार समाप्त करे। बस इन्होंने क्या किया, कुछ स्वायत्तता की दी है संगठनों को, जो क्या कर रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा जा रहा है। हजारों या केसेस आपको देखने को मिल जाए, डेली कोई न कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको पकड़ने में आ रही है जो मोटे रकम लेकर आपको जनता के मोटे रकम लेकर उस पर अपना विलासतापूर्ण जीवन यापन कर रहा है। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में सिर्फ भ्रष्ट राजनेता का शिकंजा कसा जा रहा है, बल्कि रिश्वतखोर अधिकारियों पर खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते पर रोड़ा बन रहे ऐसे भ्रष्ट जो अफसर हैं उनको जबरन रिटायरमेंट देकर नौकरी से बेदखल किया जा रहा है और सीधे भ्रष्ट जो अधिकारी आईएएस आईपीएस है उनको जेल तक पहुंचाया। जैसे कई केसेज हैं जिस पर आपको चीज़ें और बहुत लोगों पर चल रहा है। झारखंड का वो कोयला घोटाला मामला हो, खनन मामला घोटाला हो, या बहुत से ऐसे केस अन्य राज्यों में देखने को मिला। अदालत अन्य दोषी व्यक्तियों के विकास के मेल्टल्स एंड पावर लिमिटेड के एमडी जो विकास पाटनी है के अतिरिक्त अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आनंद मलिक की 4 साल की जेल की सजा सुनाई। तो प्राइवेट पार्टी को भी क्या किया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार वो करता है। 9 साल के प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसलिए अंजाम तक पहुंच पा रही क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जांच एजेंसियों के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है कि आप खुली जांच करो, जो भी संबंध जानकारियां प्राप्त करो उस पर कार्रवाई करो। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के सीवीसी के कार्यक्रम में कहा भी था, मैंने आप लोग उस पर न्यूज भी एनालिसिस कराया था
कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सीबीसी जैसे संगठन और एजेंसियों को रचनात्मक होने की जरूरत है, कार्य करने की जरूरत। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध को जीने की आवश्यकता नहीं है। अपराध बोध में जीने की आवश्यकता नहीं कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। आप केवल अपना काम कीजिए, जो भी भ्रष्टाचार है उसको पकड़िए, जेल में डालिए, न्यायालय के सामने लाइए। न्यायालय अधिकार साक्ष्यों को देखकर उसको सजा की कार्रवाई करेगी। जो भ्रष्टाचार उन्मूलन हमारे प्रयासों को बाधा बनते हुए हमारा बैग पैक कर ले, वे अपना बैग पैक कर ले। ये बातें उनके द्वारा की, क्योंकि देश में ऐसे अफसरों की सेवाओं की जो आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री यह सोच जांच एजेंसियों के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के उत्प्रेरक का काम किया। यही कारण है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भ्रष्टाचारियों के कहीं भी बख्श नहीं रही है, उसे सख्ती के साथ पकड़ रही है। ऐसे कई एग्जाम्पल है, जैसे सीबीआई और ईडी ने टीमों ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जिसमें पहले कार्यकाल की बात की जाए तो फरवरी 2017 में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बीएल अग्रवाल को सीबीआई के अनुचित लाभ लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। पिछले साल ईडी ने टीम ने कोयला तस्करी मामले बंगाल के 8 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिल्ली तलब किया। इस मामले में सीबीआई ने सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक पूर्व निदेशक को गिरफ्तार किया गया। ऐसे ईडी की टीम पिछले माह छत्तीसगढ़ आईएएस अधिकारी रानू साहू को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। एमपी का एक महिला अधिकारी थी जो अनुबंध पर थी और पैसे करोड़ों की कुत्तों को खिलाने के लिए ब्रेड मेकिंग रोटी मशीन लाई हुई थी लाखों का। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के मुहिम में भ्रष्ट तिर्की को जेल में भेजा जा रहा है, दलालों को, नौकरशाहों को, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। तो बेहतर प्रबंधन करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। कल फिर एक न्यूज एनालिसिस हम लोग करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यूपीआई इसको सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।